हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बायोफोर्टिफिकेशन की। क्या होता है बायोफोर्टिफिकेशन, ये कैसे किया जाता है और इसे करना क्यों जरूरी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी से पहले के सेशंस में बहुत सारी बातें करी हैं फूड प्रोडक्शन के बारे में, क्रॉप इंप्रूवमेंट के बारे में एंड क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट के बारे में भी, ताकि हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को फीड कर सके, वर्ल्ड हंगर मिटा सके। बट क्या हमें लगता है कि हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को फीड करने के साथ साथ उनकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी मीट कर पा रहे हैं? इस चीज को हम कहते हैं हिडन हंगर। तो देखते हैं क्या होता है हिडन हंगर। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। हम खाना खा रहे हैं लेकिन वो फूड जो है हमारी बॉडी के न्यूट्रिशनल डिमांड्स मीट नहीं कर पा रहा है। It occurs when the quality of food that people eat does not meet their nutrient requirements, so they are not getting the essential vitamins and minerals they need for their growth and development. हम सबको पता है कि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें ये न्यूट्रिएंट्स एनहांस नहीं होंगे तो हमारी बॉडी जो है वो हिडन हंगर में रह जाएगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। तो अब इस हिडन हंगर को कम्बैट कैसे किया जाए, यहाँ पे बात आती है बायोफोर्टिफिकेशन की। क्या होता है बायोफोर्टिफिकेशन? Biofortification is the process of increasing the nutrient content of crops through breeding practices or modern technology. जो हम crops grow कर रहे हैं उसका nutrient content हम enhance करते हैं through either breeding practices या फिर modern technology का use करके, ताकि हम जब वो crops consume करें तो हमारी body को enhanced nutrition मिले, extra nutrients मिले। It focuses on enhancing vitamins, minerals and other essential nutrients. फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में आप देख रहे हो, दिस इज नॉर्मल व्हाइट राइस जो हम सबके घर में होता है, बट दिस गोल्डन कलर्ड राइस, दिस येलो कलर्ड गोल्डन कलर्ड राइस इज गोल्डन राइस विच इज एनहांस्ड राइस विद एनहांस्ड विटामिन ए कैरोटीनॉइड प्रोडक्शन, एंड ये हमारी बॉडी में विटामिन ए की प्रोडक्शन को एनहांस करता है एंड दिस इज नोन एज गोल्डन राइस। इट इज अ बायोफोर्टिफाइड क्रॉप। तो स्टूडेंट्स, अब बायोफोर्टिफिकेशन की हमने बात करी है। बायोफोर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है? ड्यू टू malnutrition. Millions of people, especially in developing countries, suffer from nutrient deficiencies. Developing countries में बहुत ज़्यादा common होती हैं nutrient deficiencies, जिसकी वजह से deficiency diseases होती हैं। Lack of essential nutrients like iron, zinc and vitamin A leads to health problems like anemia and weakened immune system. अगर हमारी बॉडी को essential nutrients नहीं मिलते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कैसे किया जाता है बायोफोर्टिफिकेशन, इसके मेथड्स क्या हैं। तो बायोफोर्टिफिकेशन दो तरीके से किया जा सकता है, ईदर थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग और थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इससे हम प्रोड्यूस करते हैं एक न्यूट्रिएंट एनहांस्ड क्रॉप। जो क्रॉप प्रोड्यूस होती है इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जब हम उस क्रॉप को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी को एनहांस्ड न्यूट्रिशन मिलता है। So now let's talk about how biofortification has been successful around the world. So in Philippines, iron biofortified rice has improved the iron stores of reproductive age women. In India, iron biofortified pearl millet has increased the iron stores and even reversed iron deficiency in school-going children. And also in Rwanda, iron biofortified beans have improved the iron stores in women. So these were some success stories of iron biofortified crops. So let's talk about future of biofortification in India. So biofortification of the following crops is underway in our country. Iron biofortification will be done in crops like rice, sweet potato, beans, legumes and cassava. Zinc biofortification will be done in rice, wheat, sweet potato, maize and beans. Provitamin A or carotenoid biofortification will be done in cassava, maize and sweet potato. Amino acid and protein biofortification will be done in cassava and sorghum. So this was all about biofortification. I hope you all have understood it, because now I have a task for you. So you have to explore the pros and cons of biofortification. You have to give the research arguments for both sides, considering health,
economic and ethical implications. Till then, keep learning. Thank you.